नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त तो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का और खबरों का आगाज करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 39 एसडीएम, 41 डीएसपी, 16 कोषाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। और इस दौरान प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे। सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि यूपी के बारे में लोगों की सोच अलग थी, लेकिन 2017 के बाद लोगों की सोच बदल गई है। मुझे प्रसन्नता है कि अब हमें डिप्टी कलेक्टर के 39, डिप्टी एसपी के 41 और कोषाधिकारी के 16 नए युवा अधिकारी प्राप्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की स्पीड को बढ़ाने में ये सभी अपना योगदान दे पाएंगे, मैं यह आप सबसे अपेक्षा रखता हूं। आपने देखा होगा, जब सरकार ईमानदारी से कार्य करती है तो उसका ओवरऑल परसेप्शन चेंज होता है। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर हैं। सबसे पहले वो अंबेडकर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने अंबेडकर नगर को 2122 करोड़ की करीब 5000 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर सौगात दी। तो साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनता से एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बनाने का आह्वान किया। भाइयों बहनों, जब लोक कल्याण सरकार का उद्देश्य होता है तब इस प्रकार के कार्यक्रम हो पाते हैं। जब सरकार में बैठे हुए लोग अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं, परिवार के दायरे के बाहर उनका चश्मा नहीं देखता है, तब ये गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती पड़ती है। तब डकैती पड़ती, 14 से पहले भी देश के अंदर सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी। 17 से पहले भी प्रदेश में सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी, अपने बारे में सोचती थी। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। और मोदी जी ने तो कहा कि 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है। मुख्यमंत्री योगी आज गोंडा का भी दौरा करेंगे, जहां वो 16 अरब 89 करोड़ 46 लाख की 422 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि ये 212 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। साथ ही सीएम योगी चुनावी जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले मैं मेरे पीछे जो मंच लगा हुआ आपको मंच दिखाते हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप मंच देख सकते हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बताना चाहेंगे कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब यहाँ पे 3:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर है वो सामने बीएससी ग्राउंड बना हुआ है, वहां पर लैंड करेगा। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हुए तैयारी की जा रही है। यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं गोंडा एसपी अंकित मित्तल ने यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 2024 का चुनाव बहुत करीब है, तो ऐसे में सीएम का ये दौरा काफी कारगर सिद्ध होने वाला है। रही बात यहाँ की व्यवस्थाओं की, तो आपको तस्वीरों के माध्यम से कहेंगे, कैमरा जब दिखाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी व्यवस्था है कल शाम से ही की जा रही है और अभी तक पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो चुकी है। लगातार पंडाल में कुर्सियां लगाई जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा दौरे पर आज रहेंगे, करीब 1650 करोड़ का यहाँ पे जनपद वासियों को सौगात दिया जाएगा। और यहाँ पे नवनिर्मित जो कि मेडिकल कॉलेज है उसका भी सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पे करीब सीएम योगी आदित्यनाथ का 1 घंटे का कार्यक्रम बताया जा रहा है। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से बलरामपुर के लिए रवाना होंगे। गोंडा से जनता टीवी के लिए विपिन सिंह। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और सभी जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रत्याशी और विधायक मौजूद हैं।
जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर अगली लिस्ट के लिए मंथन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज भी लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर मंथन का दौर जारी है। अखिलेश यादव आज खुद बैठे हैं इस मंथन में और चर्चा हो रही है अलग अलग सीटों पर, जिसमें करीब 4 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर आज मंथन चल रहा है। जालौन है, गौतम बुद्ध नगर, कुशीनगर और इसके अलावा सोनभद्र, ये वो 4 सीटें हैं जिसको लेकर आज पार्टी कार्यालय पर बैठक बुलाई गई है। जिले के जो प्रभारी हैं, इसके अलावा जो वहाँ के विधायक हैं, जो लोकसभा प्रभारी बनाए गए थे, उन सभी को बुलाया गया है। मंथन किया जा रहा है कि आखिर किस प्रत्याशी को मैदान में उतारना है और इसके अलावा वहाँ की ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है उसको लेकर आज चर्चा हो रही है। फिलहाल माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जल्द ही अगली सूची 3 से 4 दिन में जारी कर सकते हैं प्रत्याशियों को लेकर, क्योंकि जिस तरह से चर्चाएं थी बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में शामिल होने की, कहीं ना कहीं उस पर विराम लग रहा है। बसपा भी बहुत जल्द अपने 7 से 8 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो मंथन का दौर है वो लगातार जारी है। रोज जिलों को लेकर बैठक हो रही है, हर जिले को लेकर मंथन हो रहा है। फिलहाल सभी आज सीनियर लीडर्स जो पार्टी के हैं वो मौजूद है पार्टी कार्यालय में और माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर जल्द ही 1 दर्जन से ज्यादा और प्रत्याशियों की सूची समाजवादी पार्टी जारी कर सकती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ वही जनता टीवी लखनऊ। तो वहीं प्रयागराज से लखनऊ के लिए स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत स्पेशल अपने सफर के दौरान रायबरेली स्टेशन पहुंची, जहां उसके स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि ये ट्रेन लखनऊ रायबरेली होते हुए प्रयागराज के लिए चलाई गई है। देखिए रायबरेली से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली के रेलवे स्टेशन पे। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने रायबरेली जनपद को एक तोहफा दिया है वंदे भारत एक्सप्रेस का, जो कि इस समय यहाँ पे खड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि लखनऊ से प्रयागराज को जाने वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस काफ़ी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। वहीं अगर बात की जाए तो वंदे भारत एक्सप्रेस के रायबरेली से लखनऊ की दूरी कुछ ही समय में तय करती है। वहीं यह ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस ट्रेन से लखनऊ से गोरखपुर की दूरी बड़ी आसानी से तय हो जाएगी। यह ट्रेन लखनऊ से चलकर गोरखपुर तक जाएगी और साथ ही साथ भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी यह काफ़ी लाभदायी रहेगी। तो कहीं ना कहीं इस ट्रेन के चलने की वजह से लोगों में काफ़ी उत्साह है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जानना चाहेंगे। भैया कहाँ से आ रही है ट्रेन? लखनऊ से भैया। कितना समय लगा लखनऊ से रायबरेली आने में? 10:40 में निकल गई थी वहाँ से। अच्छा, ये कहाँ जा रही है इस समय? जाएगी प्रयागराज। कितने समय में पहुँच जाएगी यहाँ पे? वो टाइमिंग का अंदाजा नहीं, बिफोर टाइम पहुँच रही है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इन्होंने बताया है कि ये ट्रेन अभी बिफोर चल रही है। तो कहीं ना कहीं रायबरेली वासियों को ये एक बड़ी सौगात है केंद्र सरकार की कि लखनऊ से प्रयागराज जाने के लिए कम समय में वह प्रयागराज की दूरी तय कर सकेंगे। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी। तो वहीं सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के लखनऊ, अमेठी और मुंबई के 7 करीब 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। बता दें कि बीते 16 जनवरी को हुई छापेमारी के दौरान ईडी को गायत्री प्रजापति और उनके बेटों के जरिए रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश के सबूत मिले थे। आज फिर ईडी की टीम घरों में दस्तावेज खंगाल रही है। समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के ठिकानों पर आज छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम ने लखनऊ और अमेठी सहित 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। मामला खनन से जुड़ा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में जब ये खनन मंत्री थे उस समय इस पूरे मामले की आरोप लगे थे कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। इसको लेकर ईडी ने केस दर्ज किया था, उस पूरे मामले की जांच शुरू की थी। लंबे समय से गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में है। उनकी पत्नी भी 2022 में विधायक बनी है समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और चुनाव जीतने के बाद से लगातार जो परेशानियां हैं वो बढ़ रही हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति की। ईडी की टीम ने आज सुबह से ही लखनऊ के गोमती नगर जो ओमेक्स टावर है उसमें छापेमारी की है।
बताया जा रहा है कि उनके बेटे का यहाँ पर दफ्तर था। सरकार रहने के दौरान यहाँ पर उन्होंने रियल एस्टेट का दफ्तर खोला था और यहीं से पूरी गतिविधियां जारी की गई थी। इसी को लेकर आज यहाँ पर इस फ्लैट में छापेमारी की गई है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ईडी की टीम फिलहाल अभी अंदर मौजूद है और लंबे समय से यहाँ पर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है किसी सहयोगी महिला गायत्री प्रसाद प्रजापति की उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। लखनऊ के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी है और एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है ईडी की तरफ से। इस खनन घोटाले के मामले में सीबीआई और ईडी की कंबाइंड जो जांच है वो चल रही है, ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। इसी के तहत इस कार्रवाई को आज अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल माना जा रहा है कि बड़े दस्तावेज अगर उनके हाथ लगते हैं तो कहीं ना कहीं गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। बता दें कि मुख्यमंत्री राजकीय इंटर कॉलेज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और 1090 करोड़ की 400 से ज्यादा विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। रायबरेली में पिछले 24 सालों से कांग्रेस का जादू लगातार चल रहा है। क्या ये मैजिक अब भी बरकरार रहेगा या कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रायबरेली में 24 साल से चल रहा गांधी परिवार का जादू। रायबरेली का गांधी परिवार से अटूट रिश्ता। इस बार भी चलेगा मैजिक या होगा उलटफेर? यूपी में रायबरेली का जिक्र आते ही नेहरू गांधी परिवार का अक्स दिमाग में कौन जाता है। ये वो सीट है जिससे नेहरू गांधी परिवार का बेहद खास रिश्ता रहा है। इसी सीट से राहुल गांधी के दादा यानी फिरोज गांधी 1952 और 1957 में 2 बार सांसद रहे। इसके बाद 1967 और 1971 में इंदिरा गांधी ने इस सीट पर जीत हासिल की। फिर 1980 और 1984 में नेहरू परिवार के अरुण नेहरू इस सीट से सांसद रहे। इसके बाद 2004 से लेकर अब तक सोनिया गांधी रायबरेली सीट से लगातार सांसद बनी हुई है। रायबरेली का गांधी परिवार से अटूट रिश्ता। रायबरेली कांग्रेस की वो लोकसभा सीट है जिसने कांग्रेस की हर दौर में इज्जत बचाई है। जब यूपी में तमाम सीटों पर कांग्रेस हार गई, तब भी इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के पंजे से रायबरेली के लोगों को इतना लगाव रहा कि उसने जिसे भी उम्मीदवार बनाकर यहां भेजा उसे जीत दिला दी। रायबरेली लोकसभा सीट का इतिहास। 2019 सोनिया गांधी कांग्रेस, 2014 सोनिया गांधी कांग्रेस, 2009 सोनिया गांधी कांग्रेस, 2004 सोनिया गांधी कांग्रेस, 1999 सतीश शर्मा कांग्रेस। रायबरेली सीट पर केवल 3 बार हारी कांग्रेस। इस सीट पर कांग्रेस आज तक केवल 3 बार ही हारी है। पहली बार उसे 1977 में करारी मात देखनी पड़ी। कांग्रेस को दूसरी बार 1996 और तीसरी बार 1998 के चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। रायबरेली सीट केवल 3 बार हारी कांग्रेस। कांग्रेस को पहली बार 1977 में करारी मात देखनी पड़ी, जब राज नारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। ये चुनाव इमरजेंसी के दौर के बाद हो रहा था। देश की जनता में कांग्रेस के खिलाफ बड़ा गुस्सा था, जिसका नुकसान इंदिरा गांधी को हार के रूप में भुगतना पड़ा। दूसरी बार 1996 और तीसरी बार 1998 में चुनावों में हार हुई। बीजेपी के प्रत्याशी रहे अशोक सिंह ने 2 चुनावों में कांग्रेस को पटकनी दी। 3 हार के अलावा कांग्रेस आज तक इस सीट पर अजेय बनी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरा जोर लगा रही है। वहीं विपक्षी दल भी उलटफेर करने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर क्या है सियासी समीकरण, ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। रायबरेली का सियासी समीकरण। एससी वर्ग वोटरों की संख्या 34%, ब्राह्मण वोटरों की संख्या 11%, ठाकुर वोटरों की संख्या 9%, यादव वोटरों की संख्या 7%, मुस्लिम वोटरों की संख्या 6%, अन्य वर्गों के वोटरों की संख्या 23%। सोनिया का इनकार, इस बार कौन लड़ेगा चुनाव?
सोनिया गांधी ने अपनी बढ़ती उम्र और बीमारी की वजह से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी अपने इस अभेद्य दुर्ग से किसे मैदान में उतारती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के इस सीट पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। देखना होगा कि यहां पर किन प्रत्याशियों में घमासान होता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते और रुख करते हैं 4 मिनट में 18 मंडल का। आगरा आबकारी विभाग ने शराब के ठेके पर मारी छापामारी, युवक समेत 69 अवैध शराब की बोतलें बरामद। आगरा के निजी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर ने गार्ड्स के साथ मारपीट की, गार्ड ने प्रिंसिपल से की शिकायत। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 34 साल पुराने शस्त्र लाइसेंस मामले में हुई सजा। सहारनपुर नगर निगम का चला बुलडोजर, कब्जा मुक्त कराई गई करोड़ों की सरकारी जमीन। फर्रुखाबाद में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। गांव कचासीपुर के रहने वाले थे दोनों। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 साल के बच्चे की शराब ठेके के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। यूपी सरकार की ओर से दी गई जानकारी, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख दी। एटा में आलू से भरे ट्रैक्टर की डंपर से हुई भीषण भिड़ंत, हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। इलाज के लिए घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीलीभीत जिला पूर्ति कार्यालय पर कोटेदारों ने किया प्रदर्शन, नई ई-मांझ मशीन का किया विरोध, कहा समय से ज्यादा लगता है राशन बांटने में टाइम। इटावा पुलिस ने अर्धसैनिक बल के साथ किया फ्लैग मार्च, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। मुजफ्फरनगर पुलिस और गौकश बदमाशों की हुई मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 1 गौकश को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र बरामद। बरेली में युवक ने 7 साल की मासूम के साथ चाकू की नोक पर किया दुष्कर्म, परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराया मामला। लिफ्ट देने के बहाने बाइक पर ले गया था युवक। बरेली के कारोबारी मानस खंडेलवाल ने जहर खाकर की आत्महत्या, परिजनों में कोहराम, सूदखोरों की धमकियों से परेशान था व्यापारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।